15 अगस्त 1947। आज की रात तो भारत मानो सोया ही नहीं है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर, पटना, बड़ौदा, नागपुर, कितने नाम लिए जाएं। कल रात से ही देश के कोने-कोने में उत्साह का वातावरण है। इसलिए इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कल के और आज के पाकिस्तान का निरुत्साहित वातावरण और भी स्पष्ट दिखाई देता है। रात भर शहर में घूम-घूम कर स्वतंत्रता का आनंद लेने के पश्चात सभी लोग अपने-अपने घरों में पहुंच चुके हैं और उन्हें इंतजार है आज सुबह के समाचार पत्रों का। भारत के इस स्वतंत्रता समारोह का वर्णन इन अखबारों ने कैसे किया होगा? लेकिन आज के कुछ अखबार कुछ देर से ही आए, क्योंकि सभी अखबारों को संविधान सभा के मध्यरात्रि वाले समाचार प्रकाशित करने थे। प्रत्येक अखबार ने आज 8 कॉलम का शीर्षक छापा है। दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। कलकत्ता के स्टेटमेंट का शीर्षक है, टू डोमिनेंस आर बॉर्न। दिल्ली के हिंदुस्तान ने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। कराची से प्रकाशित होने वाले डॉन का शीर्षक है, बर्थ ऑफ पाकिस्तान, एन इवेंट इन हिस्ट्री। कलकत्ता शहर भी रात भर जाग रहा था। जनता को देश के स्वतंत्रता के स्वाद का अनुभव पूरी तरह से लेना था। आज कलकत्ता के वातावरण में एक चमत्कारी बदलाव दिखाई दे रहा था। कहीं से भी हिंदू मुस्लिम तनाव की कोई खबर नहीं है। मात्र 2-3 दिन पहले जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, आज वही आपस में गले मिल रहे हैं। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और निश्चित ही इस जादुई चमत्कार का पूरा श्रेय बेलिया घाट की हैदरी मंदिर जैसी साधारण हवेली में बैठे गांधी जी को ही जाता है। हैदरी मंजिल इन दिनों कोलकाता वासियों के लिए एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। कल से ही लोगों के जत्थे भले ही दूर से हों, लेकिन गांधी जी के दर्शन के लिए लगातार चले आ रहे हैं। आज का दिन भी ऐसा ही रहेगा, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन गांधी जी के लिए आज का दिन हमेशा की तरह सामान्य ही है। प्रतिदिन के नियमानुसार आज भी वे तड़के 3 बजे जग गए थे। आज उन्होंने अपने कामों की सूची की में शौचालय की सफाई का कार्य जोड़ा था। यह सारे कार्य संपन्न करके गांधी जी रोज की तरह प्रातः भ्रमण के लिए निकले। आज दिन भर वे उपवास रखने वाले थे और अधिकांश समय सूत कताई में बिताने वाले थे। सिंगापुर। इधर भारत में सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो उधर सिंगापुर में सुबह के 11। आर्चर रोड, वाटरलू स्ट्रीट, सिरुंगुन रोड जैसे इलाकों में भारतीय समुदाय ने भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय गीत कौन-सा रखना चाहिए, इस बारे में भ्रम की स्थिति है। इसलिए सिंगापुर के भारतीयों ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गाना शुरू किया। सुधा सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब, अवध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, चंचल सागर, विंध्य, हिमालय, नीला, जमुना, गंगा। तेरे नित गुण गान, तुझसे जीवन पाएं, सब तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके। भारत भाग है जागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। कलकत्ता, बेलियाघाट, सुबह के 9 बजे। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी अपने सारे उपकरण लेकर गांधी जी की प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हुए हैं। परंतु गांधी जी का उत्तर एकदम सपाट स्वर में है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। परंतु उन्हें फिर से आग्रह किया गया, यदि आज के दिन आप कोई संदेश नहीं देंगे तो यह ठीक नहीं लगेगा। इसके बावजूद गांधी जी का सीधा सपाट सा उत्तर है, मेरे पास कोई संदेश नहीं है। यदि यह ठीक दिखता है तो ऐसा ही सही। कुछ देर के बाद बीबीसी के प्रतिनिधि आए। इनका प्रसारण समूची दुनिया में होने वाला था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें भी ठीक यही उत्तर दिया। दिल्ली, वाइस रीगल पैलेस, भूतपूर्व वायसराय का निवास स्थान अर्थात राजा प्रसाद। अब यह गवर्नमेंट हाउस हो गया है और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आज यहीं पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस गवर्नमेंट हाउस का विशाल दरबार हॉल आज के इस अवसर हेतु काफी सजाया गया है। सुबह का समय होने के बावजूद हॉल में स्थित बड़ी-बड़ी लाइटें और झूमर प्रकाशमान किए गए हैं। ठीक 9 बजे औपचारिक कार्यक्रम शुरू हुआ। चांदी की तुरही बजाकर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इसके पश्चात शंख ध्वनि की गई। इस वायसराय हाउस की दीवारों ने अपने जीवन में पहली ही बार तुरही और शंख की आवाज सुनी है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जयकिशन दास कन्हैया के सामने कड़क पोशाक में लॉर्ड माउंटबेटन खड़े हुए। उन्होंने बाइबल का चुम्बन किया और अपने शपथ का उच्चारण किया। पूरा दरबार हॉल मंत्री, संविधान सभा के सदस्यों और अधिकारियों से भर गया। लेकिन ऐसे अवसरों पर नियमित रूप से उपस्थित रहने वाले राजा रजवाड़े आज अनुपस्थित हैं। सुबह के 8 बजे गांधी जी ने सूत कताई करते-करते अपने ब्रिटिश मित्र मिस अगाथा हैरिसन के लिए एक पत्र डिक्टेट करवाया। इसमें उन्होंने मजाक-मजाक में लिखा, तुम्हारी राजा जी के मार्फत भेजा हुआ पत्र मुझे मिला। जाहिर है कि राजा जी स्वयं तो यहाँ आकर यह पत्र नहीं दे सकते थे, क्योंकि कल रात से ही उन्हें गवर्नर हाउस में अंग्रेजों का घर देखने के लिए ढेरों सामान्य जनता इकट्ठा हुई है। इसके बाद गांधी जी ने पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मंत्रियों के लिए एक पत्र डिक्टेट किया। इस पत्र में प्रमुखता से उन्होंने अपने पसंदीदा तत्वों अर्थात सत्य, अहिंसा और नम्रता का पालन करने का आग्रह किया। सत्ता की बुराइयों के बारे में आगाह करते हुए उन्होंने लिखा, ध्यान रहे कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है। यह बात न भूलें। आप लोग यहाँ गरीबों की सेवा करने आए हैं। बम्बई, दादर, सावरकर सदन।
सुबह से ही तात्या राव यानी विनायक सावरकर कुछ खींच से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। खंडित भारत की कल्पना उनके सीने में गहराई तक चुभ गई है। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है कि हम अपना देश अत्यंत दुर्बल लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। फिर भी स्वतंत्रता का आनंद तो है ही। वह स्वतंत्रता जिसके लिए दो दो काले पानी की सजा भुगती, 15 वर्षों की नजरबंदी सही, समुद्र के उस अथाह पानी में छलांग भी लगाई, अंडमान की काली कोठरी का कष्ट सहन किया, कोल्हू में बैल की तरह लगकर तेल निकाला। खंडित क्यों न हो, स्वतंत्रता आज हासिल तो हुई है। 10 बजने को है। हिंदू महासभा के अनेक कार्यकर्ता तात्याराव से भेंट करने आए हैं। उन सभी की उपस्थिति में क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर ने दो ध्वज फहराए। पहला भगवा ध्वज जो कि अखंड हिंदुस्तान का प्रतीक है, दूसरा भारत का राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा। दोनों ही ध्वजों को उन्होंने पुष्प अर्पित किया और कुछ देर स्तब्ध खड़े रहे। दिल्ली काउंसिल हाउस का गोलाकार भवन। सुबह के 10 बज रहे हैं। आज यहाँ पर आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अशोक चक्र से अंकित तिरंगा फहराने का शासकीय कार्यक्रम है। वाइस रीगल पैलेस से शपथ ग्रहण किए हुए सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरे धीरे काउंसिल हाउस की तरफ आने लगे। यह कार्यक्रम छोटा और सादा ही है। थोड़ी ही देर में नेहरू यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराने आने वाले हैं। छोटी पहाड़ी पर स्थित इस गोलाकार भवन काउंसिल हाउस के चारों तरफ भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। ये सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अंग्रेजों के शासन में सामान्य भारतीयों के लिए इस स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित था, परंतु आज ऐसा नहीं है। इसलिए कौतूहल, आनंद, उत्साह, इन सभी भावनाओं से मिश्रित ये सैकड़ों लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, गांधी और नेहरू की जय जयकार कर रहे हैं। आनंद और खुशी के मारे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। नेहरू कार्यक्रम स्थल पर आते हैं। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ ही हैं। एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर द्वारा पहाड़ी पर निर्मित इस काउंसिल हाउस में पहली बार ही तिरंगा फहराया जाने वाला है। चूंकि अभी राष्ट्रगीत कौन सा होगा यह निश्चित नहीं है, इसलिए सभी लोगों ने वंदे मातरम नारे का जय जयकार करते हुए आसमान गुंजा दिया। कलकत्ता बेलियाघाट शाम के 5:30 बजने वाले हैं। गांधी जी की आज की शाम की प्रार्थना बेलियाघाट के रास बागान मैदान में आयोजित की गई है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में गांधी जी की यह पहली शाम की प्रार्थना थी, इस कारण ऐसा अनुभव है कि आज इसमें भारी भीड़ रहेगी। गांधी जी की जिद है कि वे पैदल ही उस मैदान तक जाएँगे। वैसे तो मैदान पास ही है, सामान्य दिनों में यहाँ 5 मिनट में पहुँचा जा सकता है, परंतु आज मैदान में बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हैं। 30,000 लोगों की क्षमता वाला मैदान पूरी तरह भर चुका है, इसलिए आज गांधी जी को मैदान में बने मंच तक पहुँचने में 20 मिनट लग गए। प्रार्थना और सूत कताई के पश्चात गांधी जी शांत और धीमे स्वर में बोलने लगे। कल जो मैंने कहा था वही मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। कलकत्ता के सभी हिंदू मुसलमानों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने एक असंभव कार्य को संभव बना दिया है। अब आप मुसलमानों को मंदिरों में प्रवेश दें और मुस्लिम बंधु हिंदुओं को मस्जिदों में। ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम एकता और भी मजबूत होगी। कहीं कहीं पर मुझे अभी भी मुसलमानों को सताने के समाचार मिल रहे हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि कलकत्ता और हावड़ा इन इलाकों में एक भी मुसलमान को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने कल मध्यरात्रि को राजभवन में घटित भीड़ द्वारा लूटपाट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, लोग यह सोच रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो हम पर लगे हुए सारे प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। हम चाहे जैसा आचरण कर सकते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। कल रात को राजभवन में भीड़ ने जो भी किया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हमें अपने स्वतंत्रता का सही उपयोग करना चाहिए। जो भी यूरोपीय बंधु भारत में ही रहना चाहते हैं, हमें उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जो कि हमें उनके द्वारा अपेक्षित है। शाम की इस प्रार्थना के बाद गांधी जी ने अपने 24 घंटे का उपवास नींबू का शरबत ग्रहण करके समाप्त किया। अनेक वर्षों का अंधकार समाप्त हुआ और देश पुनः एक बार स्वतंत्र हुआ है। पिछली अनेक पीढ़ियों की गुलामी के कारण भारतीयों की दुर्बल हो चुकी मानसिकता को बदलना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि विभाजन तो हो चुका है, परंतु नवनिर्मित पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम जनसंख्या हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जनसंख्या की पूर्ण अदला बदली की योजना का जो आग्रह किया था, उसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अभी देश को अनेक भागों में धार्मिक विद्वेष की आग में लगी हुई है और यह आग आगे भी और फैलेगी, इसकी पूरी संभावना है। विस्थापितों का प्रश्न अभी मुंह बाए खड़ा है। कश्मीर का सवाल अभी भी हल नहीं हुआ है। देश के बीचों बीच स्थित निजाम का रियासत आज भी हिंदुस्तान में शामिल नहीं है और हिंदुओं को लगातार कष्ट दे रही है। गोवा अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में है। पांडिचेरी, चंदनगर भी अभी हिंदुस्तान में वापस नहीं आए हैं। उधर नेहरू की जिद के कारण खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी भारत ने गंवा दिया है। आज के दिन स्वतंत्रता का स्वागत करते हुए समय जब भारत का यह चित्र देखते हैं तो हमारी छाती फटती है। ये सभी भूभाग शामिल नहीं होने से रक्षात्मक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भारत बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। हमारे नेतृत्व की कमजोरी और दूरदृष्टि नहीं होने के कारण देश के भविष्य के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। स्वतंत्र होकर यह देश जब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, तो इन सभी कठिन प्रश्नों की एक लंबी सूची हमारे सामने नृत्य कर रही है। एक मजबूत, दमदार और दूरदृष्टि वाले नेतृत्व के हाथों में यह देश सौंपा जाए, तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। समापन।
15 अगस्त के बाद भारत तो स्वतंत्र हो गया, विभाजित होकर, परंतु अब आगे क्या? दुर्भाग्य से गांधी जी ने मुस्लिम लीग के बारे में जो मासूम सपने पाल रखे थे, वे टूटकर चूर-चूर हो गए। गांधी जी को लगता था कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए, उन्हें वो मिल गया। अब वो क्यों किसी को तकलीफ देंगे? 5 अगस्त को वाह के शरणार्थी शिविर में उन्होंने यह कहा था कि मुस्लिम नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हिंदुओं को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की असेंबली में जिन्ना ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान सभी धर्मों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ ही नहीं। असली दंगे तो आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुए। अगस्त का अंतिम सप्ताह, सितंबर और अक्टूबर 1947 में जबरदस्त दंगे हुए। 17 अगस्त को रेड क्लिफ द्वारा विभाजन की रेखा घोषित की गई। इसके बाद भयानक रक्तपात हुआ। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा, अपने लोगों से बिछुड़ना पड़ा। विभाजन की इस त्रासदी में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। इस स्वतंत्रता ने हमने क्या पाया? ढाका की देवी ढाकेश्वरी अब हमारी नहीं रही। वारीसाल की काली मंदिर में दर्शन करना और दुर्गा सरोवर में नहाना हमारे लिए दूभर हो गया। सिख पंथ के संस्थापक गुरुदेव नानक साहब की जन्मस्थली ननकाना साहिब अब हमारे देश का हिस्सा नहीं रही। पवित्र गुरुद्वारा पंजा साहिब हमसे दूर हो गया। माँ हिंगलाज देवी के दर्शन हमारे लिए दूभर हो गए। क्या पाप किया था हमने कि हमें हमारा ही देश पराया हो गया? पंजाब बाउंड्री फोर्स का मुख्यालय तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही लाहौर में जला दिया गया। अक्टूबर में गिलगित एस्कॉर्ट के मुस्लिम सिपाहियों ने विद्रोह किया और पूरे गिलगित बाल्टिस्तान का पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के रूप में कश्मीर का कुछ हिस्सा हथिया लिया। अंततः 27 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 1948 के मार्च में पाकिस्तान में पूरे कलात के क्षेत्र अर्थात बलूचिस्तान पर बलात् रूप से कब्जा कर लिया। 11 सितंबर 1948 को कायदे-आज़म जिन्ना का इंतकाल हुआ और इसके ठीक 1 सप्ताह के अंदर अर्थात 17 सितंबर 1948 को विशालकाय हैदराबाद रियासत को सैनिकी कार्रवाई करके भारत में शामिल करवा लिया गया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की गई। इससे पहले भी उन्हें मारने के 1-2 प्रयास हुए थे। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़कर इंग्लैंड वापस चले गए। उन 15 दिनों के प्रत्येक पात्र का भविष्य भिन्न था। उन 15 दिनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। माउंटबेटन के कहने पर स्वतंत्र भारत में यूनियन जैक फहराने के लिए तैयार नेहरू हमने देखा। लाहौर अगर मर रहा है तो आप भी उसके साथ मौत का सामना करो। ऐसा जब गांधी जी लाहौर में कह रहे थे तब राजा दाहिर की प्रेरणा जगाकर हिम्मत के साथ संगठित होकर जीने का सूत्र उनके मात्र 800 मील की दूरी पर उसी दिन उसी समय राष्ट्रीय संघ सेवक के संघ के प्रमुख गुरुजी हैदराबाद सिंध से बता रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी श्री सुचेता कृपलानी कराची में सिंधी महिलाओं को बता रहे थे कि आपके मेकअप करने के कारण लो कट ब्लाउज के कारण मुस्लिम गुंडे आपके छेड़ते हैं। तब कराची में ही राष्ट्र सेविका समिति की मौसी जी हिंदुओं महिलाओं को संस्कारित रखकर बलशाली समर्थशाली बनने का सूत्र बता रही थी। जहां कांग्रेस के हिंदू कार्यकर्ता पंजाब सिंध छोड़कर हिंदुस्तान भागने में लगे थे और मुस्लिम कार्यकर्ता मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे, वहीं संघ के स्वयंसेवक डटकर जान की बाजी लगाकर हिंदू सिखों की रक्षा कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान में पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। फ़र्क था, बहुत फ़र्क था, कार्यशैली में, सोच में, विचारों में, सभी में। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ पर क्या चित्र था? हिंदू सिखों को बचाने वाले स्वयंसेवक जेल के अंदर थे, उन पर गांधी हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। देश को एक रखने, अखंड भारत बनाए रखने के लिए अपनी सीमित ताकत के साथ पूरा जोर लगाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया था। स्वयंसेवकों की हिम्मत बढ़ाने वाले बलशाली राष्ट्र की कल्पना करने वाले संघ के सरसंघ चालक गुरु जी भी जेल में थे। अपना देश सैनिकी शक्ति से संपन्न होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखने वाले क्रांतिकारियों के मुकुटमणि वीर सावरकर भी जेल में थे। आज सत्ता किसके पास थी? अपनी जीत के कारण नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस गंवाने वाले, अभी भी ब्रिटिश सत्ता के सामने झुकने वाले, अंग्रेजी रीति-रिवाज में पूर्णतः पले-बढ़े, रचे-बसे नेहरू के पास। उन 15 दिनों ने हमें यह स्पष्ट कर दिया कि हम हमारे देश का नेतृत्व किसके हाथों में सौंप रहे थे। उन 15 दिनों की यह गाथा यहीं समाप्त होती है।